हेलो एवरीवन, दिस इज स्मृति मिश्रा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन लेट्स लर्न मैथमेटिक्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम लिमिट्स का जो लेक्चर था, हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर तो हो ही चुका था, उसको ही आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड अगर आपको लिमिट्स से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है आज के लेक्चर में या फिर प्रीवियस लेक्चर में, देन प्लीज़ आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। एंड आज के लेक्चर में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि हमें कैसे कैसे डिफरेंट फंक्शंस के लिए लिमिट्स हमें कैलकुलेट करनी होती है एंड क्या क्या चीज़ें उसके लिए नई सीखनी पड़ती हैं या फिर प्रीवियस चीज़ों को ही कौन कौन सी चीज़ें प्रीवियसली जो हमने पढ़ी हुई हैं वो कौन सी इन्वॉल्व हैं लिमिट्स चैप्टर में, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ऑल राइट, सो इफ़ यू लाइक द लेक्चर देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ट्राई टू शेयर दिस लेक्चर एज मच एज यू कैन एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट you can get the notifications of my new videos as soon as possible. All right, so without wasting our time, let's get started with the lecture. So students, in last lecture we have defined limits. Okay, so how we used to write limit of a function? It is always written like this: limit x tending to a. A is that value up to which x is approaching. Okay, x के एकदम exactly equal नहीं है a, ठीक है? x जो value होती है, it is not equal to a, it is just approaching, it is tending to a. Okay, so whenever you write that limit of a function, then you write it like limit x tending to a and then fx, whatever the function is, and after that you write it like L, it is equal to L. Limit whenever x is tending to a, fx is tending to L. The meaning of this whole expression is limit of x tending to a, limit of the function fx, whenever the x tending to a, your fx, your function is tending to L. Okay, so let me write this: whenever x is tending to a, fx is tending towards L. Okay, ये चीज़ हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए थे लास्ट लेक्चर में. ओके, बट नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट रूल्स ऑफ वर्किंग रूल्स ऑफ फाइंडिंग द लिमिट्स. Because exactly what you have to do in the questions you have to find the limit of a function. All right, so first of all we need to know some numbers, some values which are not defined, okay, and some values are defined. Whenever you write the real numbers like 2 or 2.5 or some values like 0 or 1, these values are coming. अगर ये values आपकी आ रही हैं किसी फंक्शन में, ठीक है, अगर आप x की जगह पे a रख दो एंड इस तरह की values आ रही है, मतलब कोई भी ऐसी value जो कि defined है, आपको उसका मतलब पता है. ओके, ऐसी values अगर आ रही हैं तो वो बोला जाता है कि फंक्शन डिफाइंड है. ठीक है, हाँ, हमने कुछ वैल्यूज़ a रखी उसकी जगह पे फंक्शन के x पे एंड हमारा क्या हो रहा है, हमें एक आंसर मिल रहा है, एक वैलिड आंसर मिल रहा है. बट कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जैसे कि 0/0 आता है कभी कभी रखने पर, है ना. जैसे कि मान लो ये एक्सप्रेशन है x - 1 अपॉन x - 1, ठीक है. अब x की जगह पे अगर हम 1 रख दें, ठीक है, 1 अगर हम रख दें तो 1 - 1 ये 0 हो जाएगा, 0/0 वाला एक्सप्रेशन हो जाएगा, राइट. तो इसी तरह के एक्सप्रेशंस को हम बोलते हैं नॉट डिटरमाइंड. हम डिटरमाइन नहीं कर पाते इसको, डिफाइन नहीं कर पाते इसको, ठीक. ऐसे ही इन्फिनिटी होता है, इस तरह के टर्म्स. तो जब भी पहले अभी हम जब बात करेंगे वर्किंग रूल किसके लिए, हम इनके लिए फाइंड करेंगे कि जब भी आप फंक्शन में जो वैल्यू होती है x की अप्रोचिंग टू a है, लेकिन ठीक है हम अगर a रख देते हैं उस फंक्शन में एंड कोई हमें डेफिनेट आंसर मिलता है अपना, एक वैलिड आंसर, ठीक, तो उसके लिए हमें क्या वर्किंग रूल है वो हम चेक करेंगे. एंड आफ्टर दैट ऐसी वैल्यूज़ अगर आपको मिलती हैं a रखने पर फंक्शन में तो हम उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है. डिफरेंट रूल्स होते हैं डिफरेंट एक्सप्रेशंस के लिए. ओके, सो आई एम रबिंग दिस वन एंड वी विल नोट डाउन द वर्किंग रूल. ओके, सो योर रूल 1 इज फॉर when your function is defined. Okay, when x
equal to a in a function fx gives a definite value, that means a valid answer, definite value, then limit of a function is, limit of that function is, that function is, क्या होती है, हम क्या लिखते हैं लिमिट को इस तरीके से, लिमिट x टेंडिंग टू a f of x is equal to f of a. That means जब भी कभी किसी भी एक्सप्रेशन में आप a अगर पुट कर देते हो फंक्शन में, कोई भी फंक्शन आपको गिवन है एंड x की जगह पे अगर a पुट कर दोगे एंड वो a पुट करने के बाद, सारा इवैल्यूएशन करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो आंसर है वो एक वैलिड आंसर आ रहा है. ओके, वैलिड मतलब मैंने आपको बताया था कुछ रियल नंबर्स में से कोई वैल्यू आ रही है अगर, देन उस केस में आपकी जो लिमिट होगी वो यही होगी f ऑफ a. मतलब फंक्शन में a की वैल्यू डाली एंड आपका आंसर आपको मिल गया, लिमिट की वैल्यू मिल गई. ठीक है, लिमिट की वैल्यू मतलब आपको वो जो l हम लिखते थे ना fx इक्वल्स टू ऐसे l करके, वो l की वैल्यू आपको मिल गई. ओके, उस फंक्शन की लिमिट मिल गई. नाउ अगर, चलो उसके लिए एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम. अगर है एक एग्जाम्पल आपके लिए, फंक्शन गिवन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 and it is sin x. Now you have to calculate the limit. तो यहाँ पे क्या होगा, सो यहाँ पे sin x means फंक्शन हमारा क्या है, here what, यहाँ पे आप लिख सकते हो here fx is equal to sin x, right, and f of a is equal to what, sin 0, and sin 0 is equal to 0 and 0 is a valid answer. सो क्या हो जाएगा, जो आपकी लिमिट हो जाएगी वो f ऑफ a के ही बराबर होती है अगर वैलिड आंसर आ रहा है तो. सो f ऑफ a क्या है, दैट इज साइन ऑफ 0 एंड इक्वल्स टू 0. सो आपकी लिमिट का जो आंसर आ गया है l की जो वैल्यू आपको मिलती है दैट इज इक्वल टू 0 हियर. ठीक है, इसको नोट कर लीजिए. इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करते हैं. आई एम रबिंग दिस क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल भी इसी से रिलेटेड आपको एक मिल जाएगा, वो देख लीजिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी. नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें ये क्या है, इसमें अगर आपको आई एम गिविंग लिमिट x टेंडिंग टू 1, ओके, हियर a इज इक्वल टू व्हाट, a इज इक्वल टू 1 हियर एंड योर fx इज समथिंग x स्क्वायर प्लस 5x minus 2. Alright, now you have to calculate the limit of this function. So what we are going to do, first of all we will put the value of a inside this function, okay, at the place of x. So what we are going to get, f of a is a square, obviously a square that means 1, it is 1 plus 5 multiplied by 1, 5 minus 2, it is equal to 4. And 4 is what? 4 is a valid answer. So when your answer is a valid, a definite value, a real number, okay, then what you will do? Always your answer is f of a. Remember this thing, f of a is equal to L is equal to what? 4. इन दिस केस ओनली. लेकिन ये जो रूल है ये भी आपको दिमाग में बिल्कुल रखना है कि जब आपकी वैल्यूज़ डिफाइंड होंगी तभी ये रूल आप लगाएंगे. ऐसा नहीं है कि डिफाइंड नहीं है तो आप तब भी अपनी वैल्यू रख दी एंड दैट्स इट. नो, यू डोंट हैव टू डू इट लाइक दैट. ओके, जब भी वैल्यू आपकी डिफाइंड आएगी पहले आप चेक करोगे वैल्यू रखकर 4 की जगह अगर पता चला आपको 0/0 आ गया है, ठीक है, तो पहले आपको उस फंक्शन को कुछ कन्वर्जन करना पड़ेगा कि 0/0 फॉर्म उसका हट जाए. ऐसा नहीं कि बस 0/0 रख दिया, नहीं, उसमें कुछ करना हमें पड़ेगा, कुछ अमेंडमेंट करना पड़ेगा, कुछ सुधार करना पड़ेगा उस फंक्शन में जिससे कि उसका कुछ वैलिड आंसर आ जाए. ठीक है, तो पहले उस फंक्शन में कुछ हम मरम्मत करेंगे, कुछ सुधार करेंगे, उसके बाद उसमें कुछ रखेंगे. तो इस तरह के फंक्शन जिसमें 0/0 फॉर्म आ रहा है उसमें ये डायरेक्टली आप पुट करके a की वैल्यू एंड दैट्स इट नहीं कर दोगे. ठीक है, उसके लिए ये रूल है ही नहीं. ये रूल सिर्फ
उन फंक्शंस के लिए है जहाँ पे आप a की वैल्यू रखेंगे तो आपको एक वैलिड आंसर मिलता है। वैलिड मतलब मैक्सिमम टाइम्स यू विल गेट अ रियल नंबर। ओके, एक रियल नंबर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो मिलेगा तो बस रख दो f ऑफ a इज इक्वल्स टू l इज इक्वल्स टू दैट डेफिनेट वैल्यू जो भी आपकी फंक्शन की आ रही है। ओके, सो आई थिंक यू गॉट द आंसर। अब हम रूल 2 पे मूव ऑन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन दिस एग्जाम्पल, आफ्टर दैट विल कंटिन्यू विद दैट। नाउ सी स्टूडेंट्स, हमने रूल 1 में तो ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से पढ़ ली है कि अगर डिफाइंड है वैल्यू, रियल वैल्यू मिल रही है तो सीधा पुट किया a की वैल्यू एंड दैट्स इट, आपको लिमिट मिल गई। f ऑफ a इज द लिमिट इन दैट केस। नाउ अगर आपको ऐसा कुछ फॉर्म मिल जाता है, मैंने कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें आपको रिकॉग्नाइज करना है, पहचान में आने चाहिए कि अच्छा ऐसे ऐसे हमें मिलेगा तो मतलब वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, नॉट डिफाइंड है, एंड उसकी क्या करनी है हमें, अगर ऐसा कुछ फॉर्म मिल रहा है तो कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करना पड़ेगा फंक्शन के अंदर। ओके, सो वेन एवर यू आर गेटिंग 0/0, जब भी आप a पुट करते हो एंड 0/0 मिलता है, जैसे कि अगर यहाँ पे अभी ये देखिए, अगर यहाँ पे 3 आपने पुट किया, फंक्शन क्या है यहाँ पे f ऑफ x आपका गिवन है x² - 9 अपॉन x - 3। सो 3 अगर यहाँ पे पुट कर दिया तो 3 x की जगह पुट किया 3² - 9 अपॉन 3 - 3 विच इज गिविंग यू 0/0। सो यू कैन नॉट स्टॉप हेयर। आप ये नहीं बोल सकते कि f ऑफ a रख दिया एंड दैट इज इक्वल टू द लिमिट ऑफ द फंक्शन। नो, दिस इज रॉन्ग। पहला वाला मेथड यहाँ अप्लाई नहीं होगा। जब भी इस तरीके के फॉर्म्स मिलेंगे, 0/0 मिल जाएगा, चाहे आपको ∞/∞ भी मिल सकता है, 0 मल्टीप्लाइड बाई इन्फिनिटी ये भी एक फॉर्म मिल सकता है आपको, 0 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी एक फॉर्म मिल सकता है, इन्फिनिटी टू द पावर 0 भी मिल सकता है, एंड 0 पे पावर 0 भी मिल सकता है, 1 टू द पावर इन्फिनिटी भी मिल सकता है, एंड इन मेनी केसेस कोई आपका रियल नंबर होता है, रियल नंबर अपॉन 0 भी आपका ऐसे आंसर आता है, एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट हम इन्फिनिटी मानते हैं, तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ वैलिड आंसर। उसमें भी आपको कुछ ना कुछ सुधार करने पड़ते हैं। ओके, इस तरीके का, जैसे कि यहाँ पे आपको मिला है, मैं इसको रब कर दे रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे सेकेंड वाले केस में देखिए, आपका f ऑफ x क्या है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x² - 4x + 3 अपॉन x - 1 एंड इट इज इक्वल्स टू f ऑफ x x² - 4x + 3 upon x - 1, and if we are putting 1 at the place of x here, so in numerator what we will get, 1 minus 4 plus 3, it is what, -3, again -3 plus 3, 0 it we will get, and here also 0, so 0/0, both are 0/0 form. okay, but whenever this is also the case, ऐसे भी हो सकता है कि रियल नंबर, दिस कैन ऑल्सो बी द केस कि आपको ऊपर जो है न्यूमरेटर में रियल नंबर मिल रहा है, नीचे 0 मिल रहा है, तो इन्फिनिटी आपका आता है आंसर। ठीक है, तो इट्स ठीक है, ये वाला तो आपका चल जाता है, बट जब भी ये वाला आपको मिलेगा 0/0 या फिर ∞/∞, ये मिलेगा, ठीक है, ये मिलेगा, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, कुछ ना कुछ सुधार करने पड़ते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 1/∞ मिलेगा तो दैट इज ऑल्सो द वैलिड आंसर। ठीक है, 1/∞ मिलेगा तो इट इज इक्वल टू 0 माना जाता है, वो भी वैलिड आंसर है। ठीक है, तो ये आंसर्स तो आपके चलते हैं, इन्फिनिटी हो चाहे 0 हो। ओके, बट ये सारे नहीं चलते, इसमें कुछ ना कुछ हमें एक्सप्रेशंस में सुधार करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी हम लोग की आती है। तो रूल सेकेंड जो मुझे यहाँ पे लिखवाना था, रूल सेकेंड से जो है कि आपका जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो है कि स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, सो दिस इज रूल सेकेंड, एंड रूल सेकेंड में हम रेशनल फंक्शंस की बात करते हैं। ठीक है, whenever a rational function means in the form of ratio, न्यूमरेटर में कुछ algebraic expression, नीचे भी डिनोमिनेटर में कुछ algebraic expression, and one of numerator upon denominator given है, okay, in the form of ratio. So whenever a rational function is given
इज गिवन फैक्टराइज करना होगा, ठीक है, फैक्टर्स बनाने होंगे उनके एडिशन फॉर्म से आपको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, फैक्टराइजेशन तो सबको आता है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में उन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा। इज गिवन फैक्टराइज न्यूमरेटर को मैं बस n लिख रही हूँ एंड डिनोमिनेटर को बस d लिख रही हूँ। फैक्टराइज n and d and cancel out common terms जो है कि आपको कैंसिल आउट कर देने हैं एंड कैंसिल आउट करने के बाद एंड पुट x इक्वल्स टू a, उसके बाद x इक्वल्स टू a आपको पुट करना है। दैट मीन्स कुछ सुधार कर देंगे फंक्शन के अंदर, उसके बाद देखेंगे x इक्वल्स टू a पुट करके वैलिड आंसर आएगा ही आएगा। जब कुछ कर देंगे सुधार तो ऑब्वियसली आने ही वाला है। जब तक नहीं आता है वैलिड आंसर तब तक तो x इक्वल्स टू a नहीं पुट करना है, हमें ऐसा काम ही करना है। फैक्टराइज करके कैंसिल आउट कर देंगे कॉमन टर्म्स तो हमें x इक्वल्स टू a पुट करने पे एक वैलिड आंसर ही मिलने वाला है। ओके, सो दिस इज द वर्किंग रूल फॉर रैशनल फंक्शंस। ओके, इसमें भी यहाँ पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिलेगा तो ये चीज़ करेंगे। अब मैं इसे रब कर दे रही हूँ एंड आपका क्वेश्चन जो है कि उसको कंटिन्यू कर रही हूँ यहाँ से। नाउ आपका ये जो क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, दिस इज योर क्वेश्चन राइट। लिमिट x टेंडिंग टू 3 एंड x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। ओके, सो व्हाट वी आर सेड, रेशनल फंक्शन में पहले न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को आपको क्या करना होगा, फैक्टराइज करना होगा। ओके, सो fx इक्वल्स टू व्हाट, x square minus 9 upon x minus 3. You can write it x minus 3 and x plus 3 also and upon x minus 3. So now can we cancel out x minus 3 and x minus 3? कर सकते हैं कैंसिल आउट। आपको एक चीज़ याद होगी, हो सकता है कि किसी को कन्फ्यूजन हो जाए कि नहीं कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी हमें जो है कि फंक्शंस गिवन होते हैं x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 अगर गिवन है एंड x की रियल वैल्यूज़ हैं सारी, ठीक है, तो उसमें हमें 3/3 भी मिल सकता है x की जगह पे। बट यहाँ पे ये देख लें, इसीलिए हम उस केस में कट नहीं करते हैं, कैंसिल आउट नहीं करते हैं। कभी आपने देखा होगा जब डोमेन रेंज वगैरह फाइंड आउट करते हो फंक्शंस में, तब ऐसी दिक्कत आती है, तो कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को कब हमें कैंसिल करना है कब हमें कैंसिल नहीं करना है ना। तो यहाँ पे आप देखिए कि x की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल्स टू 3 नहीं है, दैट्स वाई वी आर कैंसलिंग इट। ओके, अगर एग्जैक्टली इक्वल्स टू 3 टेंडिंग टू 3 है ना, तो 3 के जस्ट पास में रहेगी, चाहे 3 से थोड़ी सी बड़ी एंड चाहे 3 से थोड़ी सी छोटी, नॉट एग्जैक्टली इक्वल्स टू 3। एंड जब तक एग्जैक्टली इक्वल्स टू 3 नहीं होगी तब तक 0 नहीं आएगा, एंड 0 नहीं आएगा तो 0/0 फॉर्म नहीं बनेगा, 0/0 फॉर्म नहीं बनेगा तो दैट मीन्स हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे न्यूमरेटर में जब भी आप 3 के जस्ट बहुत पास वाली वैल्यू, ठीक है, 3.1 से भी छोटी वैल्यू मान लेते हैं, अगर रखते हैं, मान लो 3.1 ही हमने रखा, बहुत पास वाली वैल्यू है, तो 3.1 माइनस 3 0.1 आया, नीचे भी 0.1 आया, तो ऑब्वियसली वी आर गेटिंग अ रियल वैल्यू। एक्सेप्ट 0 को एक्सेप्ट कर दो, छोड़ दो, ठीक है। 0 को छोड़ने के बाद हमें कोई रियल वैल्यू ऊपर नीचे दोनों मिली है, दैट्स व्हाई वी कैन कैंसिल इट आउट, ठीक है। कोई एक नंबर मिला है, 0 को छोड़ के कोई भी नंबर मिलता है तो आराम से कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 0 नहीं मिल रहा है, इस बात को ध्यान में रखना है, दैट्स वाई हम इजीली कैंसिल आउट कर देते हैं, नो हेजिटेशन, कुछ भी उसमें डरने की जरूरत नहीं है। क्यों कर देते हैं ये भी बता दिया मैंने, x के एग्जैक्टली इक्वल नहीं है 3, ठीक है, उसके आसपास की, उससे बड़ी, उससे छोटी थोड़ी सी वैल्यू है। ओके, एंड इसीलिए हमें 0/0 जो फॉर्म है वो हमारा हट गया, चला गया, हमने उसको रिजॉल्व कर दिया, हटा दिया भाई, चला गया, एंड हमें क्या मिला, fx इक्वल्स टू हमारा ये चीज़ से कैंसिल आउट हो गई, x प्लस 3 मिला। ओके, अब x प्लस 3 अगर मिल गया तो हम आराम से लिमिट x टेंडिंग टू 3 x plus 3 will be equals to what? It will be equals to 3 plus 3. It will be equals to f of a, which is equals to what? 3 plus 3, that is 6.
6 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को हमें इसी तरीके से करना था। हमेशा जब भी रैशनल फंक्शन मिलेगा आप न्यूमरेटर को फैक्टराइज करोगे, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करोगे, कॉमन टर्म्स जो होंगे उनको कैंसिल आउट कर दोगे एंड उसके बाद बस आपको ए की वैल्यू रखनी है एंड डेफिनेट आंसर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। ये वर्किंग रूल आप नोट कर लीजिए, फिर मैं सेकेंड क्वेश्चन आपको बताती हूँ, या फिर आई थिंक नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाती हूँ। आई थिंक नोट इट डाउन। ठीक है, अब मैं इसे रब कर रही हूँ एंड सेकेंड क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, सेम थिंग वी हैव टू डू। सेकेंड क्वेश्चन में भी वही करना है हमें। लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 1। ओके, हियर एक्स इज टेंडिंग टू 1, सो फैक्टराइज करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। उसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे आपके, इट विल बी इक्वल्स टू 3 एंड 1, राइट। सो x माइनस 1 वी विल गेट हियर एंड x माइनस 3 विल गेट हियर एंड x माइनस 1 अगेन इन डिनोमिनेटर। अगेन यहाँ पे एग्जैक्टली 1 के इक्वल नहीं होता, इसलिए 0/0 फॉर्म नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, उसके बाद हम रखेंगे x डायरेक्टली इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ठीक है, कैंसिल आउट कर दिया इसको। कैंसिल आउट करने के बाद लिमिट x टेंडिंग टू 1 x माइनस 3, ये किया तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी इक्वल्स टू 1 रखोगे 1 माइनस 3, इट विल बी इक्वल्स टू -2। ठीक, बस यही आंसर आ जाएगा। दिस इज योर वैलिड आंसर। -2 आ रहा है, बस यही हमें रैशनल फंक्शंस में करना होता है एंड नथिंग एल्स। दिस इज द वर्किंग रूल, भी आपने लिख लिया होगा आई थिंक। तो जब भी हमें ऐसा कुछ मिले कि जो नॉट डिफाइंड है, नॉट डिटरमाइंड है, ठीक है, उसको हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं। पहले फंक्शन को कुछ सुधार कर देते हैं उसमें, जिससे कि वैलिड आंसर आने लगे। वैलिड आंसर जब आएगा तो वही आपका आंसर होगा। ओके, सो नोट इट डाउन, फिर हम नेक्स्ट रूल पे मूव ऑन करते हैं। नाउ your rule third is for the functions containing surds. okay, surds means जैसे कि आपको अंडर रूट में ऐसे करके मिल जाएगा एक्सप्रेशन थोड़ा। ओके, सो अंडर रूट में मिल जाएगा। इस तरीके के फंक्शंस को हमें कैसे करना होता है वो हम देखेंगे। नाउ whenever I am writing the rule, so you can note it down also. Whenever the function contains a surd, okay, a surd या फिर आप surds बोल सकते हो, surds, simplify it by using conjugate surds. After simplification means कैंसिल वैंसिल अगर आउट करना हो वो सब करने के बाद, ठीक है, आफ्टर simplification put x equals to a and you will get your answer. okay, whenever the function contains surds means ऐसे ही अंडर रूट वाला आपको अगर मिलता है, ठीक है, तो सिंप्लीफाई इट बाय यूजिंग कॉन्जुगेट मीन्स होता है कि अगर आपको 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स मैंने दे दिया तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, इस तरीके से हमेशा बीच में जो प्लस पॉजिटिव साइन होता है वो नेगेटिव में आप रखोगे एंड एक्सप्रेशन वैसे ही रहेगा। दैट इज नोन एज द कॉन्जुगेट। ओके, ये चीज़ होती है, हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इसको पढ़ते हैं। सो using conjugate surds after simplification put x equals to a। जब आप simplification सारा कर लोगे surds के साथ then आपको x equals to a put करना है and you will get a valid answer and आपका काम खत्म, वहीं पे आपको लिमिट की वैल्यू मिल जाएगी। Now we are going to do an example on this, based on this. Okay,
So limit x tending to 0. Yeah, fx is this one. Okay, so first of all what you have to do, आप ऐसा करो इसके कॉन्जुगेट से, ऊपर वाला सर्ड्स में दिया हो तो इसके कॉन्जुगेट से, यानी यहाँ माइनस दिया हो तो प्लस साइन हो जाएगा एंड आफ्टर दैट बाकी सब वैसे ही वैसे रहेगा. सो ऐसे किया हमने 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स एंड अगेन प्लस एंड अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स. ठीक है, एंड अपॉन आपको कुछ भी नहीं करना है, वही ऊपर नीचे दोनों सेम से मल्टीप्लाई करना होता है. ओके, इसमें क्या करना है कि यूजिंग कॉन्जुगेट्स, यूजिंग मतलब ये है कि आपको मल्टीप्लाई ही करना है और कुछ नहीं करना है. मल्टीप्लिकेशन कर दोगे ऊपर और नीचे, यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में. 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अगेन. ठीक है, ये चीज़ कर देंगे हम. अगेन यहाँ तो नहीं दिख रहा होगा आई थिंक. लिमिट x टेंडिंग टू 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स. इसका क्या होगा, a माइनस बी एंड a प्लस बी वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग सकता है. सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका होगा. a स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स आ जाएगा एंड माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस एक्स. ओके, अपॉन x मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऐसे हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1, यहाँ पे ये प्लस है ना. ओके, 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स. ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे हो गई. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, कुछ नहीं करना, ऊपर सिंप्लीफाई करो. क्या आ रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0. क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स माइनस 1 हो जाएगा तो 1 1 तो कैंसिल आउट हो गया आपका. ओके, एंड माइनस है, अंदर x के सामने माइनस है तो इट विल बी 2x हो गया एंड इट इज़ व्हाट x एंड अगेन 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स एंड बस ये चीज़ हो गई. नाउ यहाँ पे मैं कर दे रही हूँ उसको सॉल्व. नाउ लुक हियर, लिमिट x टेंडिंग टू 0. अगेन 2x तो है ही, x कैंसिल आउट कर सकते हो क्या, बिकॉज x इज टेंडिंग टू 0, इट इज़ नॉट 0. ओके, सो यू कैन कैंसिल इट आउट. x कर दिया, चलो कैंसिल कर देते हैं. 2 अपॉन वॉट, x नहीं होगा ये, अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स. दिस इज ठीक, ये कर लेंगे हम, यहाँ ये हो जाएगा. एंड अब हमेरे पास कुछ भी नहीं ऐसा बचा हुआ है जिसको हम कैंसिल आउट करना है या फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. अब हम पुट करके देखते हैं 0, क्या हमें कुछ अच्छा मिल रहा है. 0 यहाँ पे पुट करोगे 1 ही बचेगा एंड 0 यहाँ पुट करोगे 1 बचेगा. 2/2 आएगा एंड 1 आंसर आएगा. 1 इज़ द वैलिड आंसर, डेफिनेट आंसर. ठीक है, तो बस हो गया हमारा काम. बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक हमने सब कुछ कर लिया. मतलब ये पता चल रहा है ना कि कैसे कैसे आपको सिंप्लीफाई करना है. सब कुछ हो गया, वैलिड आंसर एक आ भी गया. सो आप जो है कि अब f ऑफ a फाइंड आउट करोगे. f ऑफ a इज़ इक्वल टू वॉट, आप 2/1 डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ, आप इसको x की जगह पे 1 पूरा पुट करके अच्छी तरीके से लिख सकते हो. 2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 0 है तो 1 ही हो जाएगा. अंडर रूट ऑफ 1 इज़ 1 ऑलवेज and plus under root of 1 minus 0 is also 1. So 1 plus 1 it will be 2 and 2 upon 2 होगा ना यहाँ पे. 2 upon 2 will be equals to 1. So 1 will be the answer. तो यहाँ पे L की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस केस में आपकी लिमिट की वैल्यू हो जाएगी 1. ओके, सो दिस इज़ योर आंसर. बस इसी तरीके से करना होता है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है लिमिट्स में. रैशनल फंक्शंस को कैसे करना है वो हमने सीख लिया. हमें अंडर रूट सर्ड्स वाले क्वेश्चन को कैसे करना है वो हमने सीख लिया. अभी फर्दर आगे और अभी हम सीखेंगे. ओके, तब तक के लिए आपसे नोट कर लीजिए.
So I think student, whatever we have covered today in limits chapter, you have understood it very clearly, and जो भी doubt होता है इस chapter से related, please let me know in the comment section below, और किसी भी social media पे आप मुझसे contact कर सकते हो if you have any doubt in mathematics. कुछ भी हो आप please मुझे बताओ, do not hesitate in asking me any questions. Okay, so मिलते हैं next section में, तब तक के लिए thank you and best of luck for your studies.